हेलो फ्रेंड्स, आई एम राखी सिंह। इस स्टडी विद राखी सिंह में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का क्षितिज गद्यखंड का चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक और चैप्टर के राइटर का नाम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। जैसा कि चैप्टर का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, यानी कि यह कहानी मानव जीवन को प्रेरणा देने वाली एक कहानी है। इस कहानी में ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो मानव जीवन के लिए प्रेरणादायक व्यक्ति है। यह एक संस्मरण है। अब संस्मरण क्या होता है? संस्मरण होता है हमारी स्मृतियों पर आधारित, यानी कि हमारी यादों पर आधारित जो वर्णन होता है उसे हम संस्मरण कहते हैं। जैसे कि कोई एक घटना आपके साथ बहुत पहले हुई होती है या फिर आपको कोई मोमेंट काफी अच्छा लग रहा होता है, उस मोमेंट को जब आप लिखित रूप में वर्णन करते हैं उसे हम संस्मरण कहते हैं। वैसे ही इधर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने फादर कामिल बुल्गे के बारे में इस कहानी में एक वर्णन किया है। अब फादर कामिल बुल्गे आखिर है कौन? जैसे कि उनका नाम है फादर कामिल बुल्गे। फादर कामिल बुल्गे हैं, इनके बारे में पूरा संस्मरण लिखा गया है। फादर कामिल बुल्गे जिनका जन्म बेल्जियम के जेम्स चैपल में हुआ था। बेल्जियम के जेम्स चैपल में हुआ था। इनका जन्म बेल्जियम के जेम्स चैपल में हुआ था। ये बचपन से बड़े ही संवेदनशील थे और इनके गुण कैसे थे? इनके गुणों में करुणा, दया और ममता का भाव हमेशा दूसरों के लिए विद्यमान रहता था। जब ये बचपन में छोटे ही थे तभी इनकी माँ ने कह दिया था कि ये तो बड़े होकर सन्यासी बनेंगे, अर्थात उनके गुण ही ऐसे थे सन्यासियों जैसे। इस तरीके से उनकी माँ ने भी घोषणा कर दी थी कि ये तो बड़े होंगे तो ये सन्यासी ही बन जाएंगे, और जैसा कि सच भी हुआ। इनकी जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई चल रही थी तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के आखिरी वर्ष में इन्होंने पढ़ाई छोड़कर पादरी बनने का निश्चय किया। जैसे कि हमारे समाज में सन्यासी वगैरह होते हैं, वैसे ही क्रिश्चियन समाज में पादरी होते हैं। इन्होंने पादरी बनने का निश्चय किया और पढ़ाई को वहीं छोड़ दिया। अब जब कोई व्यक्ति पादरी बनता है तो उसकी एक इच्छा पूछी जाती है और उसकी उस इच्छा को पूरा भी किया जाता है। जब फादर कामिल बुल्गे से उनकी इच्छा पूछी गई थी तो उन्होंने बोला था कि मैं पादरी तो जरूर बनना चाहता हूँ, परंतु यहाँ बेल्जियम में नहीं, मैं भारत जाकर पादरी बनना चाहता हूँ। सोचो, बेल्जियम में रहने वाले व्यक्ति को भारत से इतना लगाव कि वह भारत में आकर पादरी बनना चाहते थे। इस तरीके से उनकी इच्छा को पूरा किया गया और वो भारत आ गए। अब भारत आकर वो अपने परिवार को छोड़कर आए थे। अब परिवार को जब छोड़कर आए थे, उनके परिवार में कौन कौन था? उनके परिवार में पिता थे जो कि व्यवसायी थे। उनका एक भाई पहले से ही पादरी था और एक भाई पारिवारिक जीवन व्यतीत कर रहा था। उनकी माँ थी और एक बहन थी। इस तरीके से उनका पूरा परिवार था। उन्हें अपने पिता और भाई के प्रति इतना विशेष लगाव नहीं था। उन्हें माँ के प्रति बड़ा ही प्रेम आता था और अक्सर उनकी माँ के पत्र उनके लिए आया करते थे। वह अपनी माँ के पत्रों को अपने मित्र रघुवंश को अक्सर दिखाया करते थे कि उनकी माँ का कोई भी पत्र आया है तो अपने मित्र को दिखाते थे कि देखो, हमारी माँ ने हमें याद किया है और हमें याद किया तो हमारे लिए इतना सब कुछ लिखा है। जब वह भारत आ गए तो वह सीजेट संघ में सम्मिलित हुए। तब वह जीसेट संघ में सम्मिलित हुए और जीसेट संघ में 2 वर्ष तक सम्मिलित रहे तथा वहीं पादरियों के साथ धर्माचार की शिक्षा ग्रहण की। जीसेट संघ में काफी पादरी लोग थे और पादरियों से उन्होंने धर्माचार की, यानी कि पादरी बनने की जो शिक्षा थी वह शिक्षा ग्रहण की। अब उनकी शिक्षा तो शुरुआत से बेल्जियम में हुई थी। अब बेल्जियम की पढ़ाई थी, उसके लिए उन्होंने अब भारत की पढ़ाई करनी थी। तो भारत आकर 9 वर्ष तक उन्होंने दार्जिलिंग में शिक्षा ग्रहण की। 9 वर्ष तक उन्होंने दार्जिलिंग में शिक्षा ग्रहण की। 9 वर्ष की शिक्षा के बाद उन्होंने कलकत्ता से बीए किया। कलकत्ता से उन्होंने बीए किया और इलाहाबाद से उन्होंने एमए किया था। इस तरीके से उनकी पूरी शिक्षा कंप्लीट हुई। अब उनकी जब शिक्षा इलाहाबाद में चल रही थी तभी उन्हें इलाहाबाद में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मिले, क्योंकि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने भी अपनी पढ़ाई इलाहाबाद में ही की थी।
इस तरीके से उनका इलाहाबाद में मिलना हुआ। जब इनकी पढ़ाई पूरी हो गई तो उन्होंने हिंदी विषय में और हिंदी के क्षेत्र में शोध कार्य करना प्रारंभ किया। इसी तरीके से वो रांची के सेंट जेवियर्स विश्वविद्यालय में रांची के, ये नाम आप नोट डाउन करते जाइए, रांची के सेंट जेवियर्स विश्वविद्यालय में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में काम किया। उन्होंने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ल्ड का भी हिंदी में अनुवाद किया। इन्हें भी आप साथ में नोट डाउन करते जाइए। मातरलिंग राइटर है। मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ल्ड। ब्लू वर्ल्ड, ब्लू माने नीला, वर्ड माने पक्षी। अब हिंदी में अनुवाद किस नाम से किया? नील पंछी के नाम से। नील पंछी के नाम से उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। उन्होंने बाइबल का भी अनुवाद किया और काफी उन्होंने शब्दकोश भी बनाए। शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी भी बनाई। और जब उन्होंने यह पूरा काम किया था तो अपने पूरे कार्यकाल में वो बेल्जियम सिर्फ 2 से 3 बार ही गए थे। उनका परिचय लेखक से कब हुआ था? उनका परिचय लेखक से इलाहाबाद में हुआ था। अब उनकी एक संस्था थी परिमल। परिमल संस्था से जब वो जुड़े हुए थे तब लेखक फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व से बड़े ही प्रभावित हुए। फादर से उनके पारिवारिक संबंध बन गए थे। नीली आंखों वाले गोरे रंग के फादर भूरे रंग की दाढ़ी और सफेद रंग के चौंगे में लिपटे हुए बड़े ही अद्भुत लग रहे थे और उनकी ईश्वर के प्रति असीम आस्था थी। और सोचो वो सन्यासी थे यानी कि पादरी थे, तब भी ऐसा नहीं था कि वो लोगों के साथ बैठते नहीं थे, लोगों के साथ हंसी मजाक नहीं करते थे। वह लोगों के साथ बैठते भी थे, हंसी मजाक भी करते थे। कई बार तो लेखक कहते थे समझ ही नहीं आता कि यह पादरी हैं भी या नहीं, क्योंकि उनका व्यवहार ऐसा था कि एक सामान्य व्यक्ति के साथ ही वो घुल मिल जाते थे। वह दूसरे व्यक्तियों के घर पर भी जाते थे, जैसे कोई उत्सव होता था, कोई त्योहार होता था या फिर कोई शोक सभा भी होती थी, तब भी वह उपस्थित होते थे। इसलिए लेखक कहते थे कि वह पादरी तो लगते ही नहीं थे, वह तो एक सामान्य व्यक्ति का जीवन जी रहे थे। जब ये संगोष्ठियों में सम्मिलित होते थे तो हिंदी विषय के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करते थे, क्योंकि इनका मानना था कि हिंदुत्व होते हुए भी, हिंदी राष्ट्र में रहते हुए भी लोग हिंदी को काफी हीन भावना से देखते हैं और हिंदी को हर जगह उपेक्षित करते हुए चले जाते हैं। क्योंकि उनका मानना था कि हिंदी एक इतना अच्छा विषय है, इतनी अच्छी भाषा है कि सोचो बेल्जियम में रहने वाले वो भारत आए और भारत में आकर हिंदी के प्रति उन्होंने अपना कार्य किया। और जब जो लोग हिंदी के देश में रह रहे हैं वो हिंदी को हमेशा उपेक्षित करते हुए चले जा रहे हैं, तो यह चीज उन्हें बहुत ही बुरी लगती थी। वह प्रियजनों के संस्कारों, उत्सवों में भी हमेशा जाते रहते थे और हमेशा प्रियजनों की शोक सभाओं में भी सम्मिलित होते थे। लेखक को एक बात हमेशा याद आती है कि जब उनका बेटा हुआ था तो जो अन्नप्राशन की विधि होती है, बच्चे को अन्न खिलाया जाता है, वह काम उन्होंने फादर कामिल बुल्के से ही कराया था, क्योंकि उनके पारिवारिक संबंध उनसे बन चुके थे। जब फादर उन्हें अन्नप्राशन की विधि के लिए अन्न खिला रहे थे तो फादर की आंखों में वात्सल्य तैर रहा था। वह वात्सल्य लेखक को आज भी याद आता है। और कुछ समय पश्चात जब लेखक के बेटे और उसकी पत्नी की मृत्यु होती है तब भी फादर उनके यहाँ आते हैं और लेखक को समझाते हैं। और फादर के शब्द हमेशा ऐसे रहते थे जिससे कि किसी व्यक्ति को हमेशा संतोष प्राप्त होता था। अब सोचो उनके बेटे की और पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, परंतु फादर कहते थे कि हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह, अर्थात यदि इनकी मृत्यु नहीं होती तो इन्हें नया जीवन कैसे मिलता। इन शब्दों से लेखक को काफी संतोष मिला और वे हमेशा कहते हैं कि फादर कामिल बुल्के के जो शब्द होते हैं वो शब्द हर किसी व्यक्ति को हमेशा संतोष देते हैं, चाहे वो शब्द खुशी में कहे गए हो चाहे दुख में कहे गए हो। इस प्रकार फादर कामिल बुल्के हिंदी को अकाट्य तर्कों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की सहायिका मानते हैं और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर जोर देते हैं। और वह कहते हैं कि हिंदी भाषियों के लिए हिंदी की उपेक्षा करना बहुत ही हीन भावना है। जब फादर कामिल बुल्के की मृत्यु हुई थी तो उनकी मृत्यु जहरवाद से पीड़ित हो गई थी और उनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी। अंतिम समय में उनके हाथों की उंगलियां सूज गई थी। जब उनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी तब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना भी दिल्ली में ही उपस्थित थे, परंतु उन्हें उनके बीमार होने और मृत्यु का कुछ भी पता ही नहीं चला। फादर कामिल बुल्के की मृत्यु हो जाती है और लेखक को कुछ पता नहीं चलता है, बल्कि सोचो 35 वर्ष तक इन दोनों लोगों ने हमेशा साथ रहकर काम किया था।
अब लेखक को इस बात का बहुत ही बुरा लगता है। पर 8 अगस्त 1982 को 8 अगस्त 1982 को दिल्ली में कश्मीरी गेट पर उनके कब्र ताबूत को उतारा जाता है। अब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना वहां उपस्थित नहीं थे, परंतु काफी लेखकगण जैसे कि जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र सिंह और कई रघुवंश जो उनके मित्र थे, उनके परिजन यानी कि उनके बेटे तक भी वहां उपस्थित थे। डॉक्टर सत्यप्रकाश और अजीत कुमार जो कि ये सभी लेखक हैं, ये सभी लेखक वहां मौजूद थे। और काफी पादरीगण, इन्होंने कई विभागों में काम भी किया था, इसलिए वहां के शिक्षक और संस्थाओं के संस्थापक भी वहां मौजूद थे। रांची के फादर पास्कल तोयना ने उनका मसीही विधि से अंतिम संस्कार किया। फादर का नाम याद रखना है, फादर पास्कल तोयना। फादर पास्कल तोयना ने उनका मसीही विधि से संस्कार भी किया था। और फादर पास्कल उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहते हैं कि फादर बुल्गे आज धरती में जा रहे हैं और इच्छा है कि इस धरती से ऐसे ही और भी रत्न पैदा हों। इस तरीके से वहां उपस्थित सभी व्यक्तियों ने अपने अपने शब्दों में उन्हें श्रद्धांजलि दी और श्रद्धांजलि में उनके लिए कुछ शब्द कहे। परंतु सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं कि लेखक फादर कामिल बुल्गे के बारे में कहना और वहां उपस्थित लोगों के दुखों का वर्णन करना बेवजह किसी भी पेज पर स्याही फैलाने के बराबर, क्योंकि उनका जो दुख था उसे लिखित रूप में वर्णन करना असंभव था। इस तरीके से यह संस्मरण यही समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।